हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग अब आज के वीडियो में 27 जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने रबर मृदा सूचना सिस्टम जारी किया। यह एक ऑनलाइन व्यवस्था है जिससे कि रबर उगाने के लिए मृदा में आवश्यक खाद एवं उर्वरक की सही मिश्रण का पता चल सकेगा। इसे केरल के कोट्टायम जिले में जारी किया गया। यह भारत का सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला जिला है। रबसिस नाम से यह योजना, इसको अंग्रेजी में बुला सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और रबसिस के बारे में, यह भारतीय रबर शोध संस्थान या रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इसकी सहायता से रबर का उत्पादन बढ़ाने में एवं उत्पादन की लागत कम करने में किसानों का सहयोग होगा। इसके बाद हम अगला जो खबर देखते हैं वो भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार की थीम थी स्किल इंडिया एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस दिन 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लेते हुए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। वर्ष 2017 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि अबू धाबी के राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। इस वर्ष पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में ब्लैक कैट कमांडो ने भाग लिया। भारत और फ्रांस ने भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्र संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करने का समझौता किया। भारत और फ्रांस के मध्य समुद्र संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किया गया। यह समझौता दिल्ली में हुआ। दोनों राष्ट्रों के बीच सामुद्रिक समझौते के लिए यह दूसरी वार्ता है। पहली वार्ता कब हुई है? पहली वार्ता हुई थी जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे। भारत अपनी जलीय एवं तटीय सीमा के लिए प्रणाली तैयार कर रहा है, सुरक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है, जो कि एक रडारों की श्रृंखला है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस भारत के साथ सामुद्रिक आंकड़ों को साझा करने में रुचि दिखा चुका है, जिससे कि समुद्र क्षेत्र को और सुरक्षित किया जा सके। अतः इस समझौते से भारत की तटीय एवं जलीय सुरक्षा को बल मिलेगा। अगली खबर है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामरिक तेल भंडार के लिए समझौता किया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामरिक तेल भंडार के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात भारत का पांचवा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। इस समझौते के तहत एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को भारत के मंगलुरु स्थित सामरिक तेल भंडार का आधा, लगभग 6 मिलियन बैरल भारत को देने की अनुमति मिल गई। यानी कि वो भारत, जो एडनॉक कंपनी है, जो कि एक अबू धाबी की कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये भारत में मंगलुरु स्थित जो सामरिक तेल भंडारण करने का स्थान है, जिसकी की क्षमता, अधिकतम क्षमता 12 मिलियन बैरल है, उसमें यह कंपनी, अबू धाबी की कंपनी 6 मिलियन बैरल का योगदान देगी और इसे आधा भर देगी। ठीक है। सामरिक तेल भंडार क्या होता है? चूंकि भारत के पास अपने तेल भंडार की काफी कम है, अतः भारत को अपनी जरूरतों के लिए तेल का आयात करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत तेल का पहले से भंडारण करके रखता है और इसे ही सामरिक तेल भंडार कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। मौजूदा समय में तेल की गिरी हुई कीमतों के कारण भारत को इस तेल का भंडारण करना किफायती पड़ा तथा भारत ने आवश्यकता अनुसार लगभग 10 दिन का राष्ट्रीय औसत खपत के बराबर तेल का भंडारण करने का लक्ष्य बनाया। भारत का लक्ष्य 36.87 मिलियन बैरल का भंडारण करना है। यह भंडारण मूलतः 3 जगहों पर होता है। इसमें से एक जगह है मैंगलोर, इसके अलावा 2 जगह है विशाखापट्टनम और पादुम। इस समझौते के तहत यूएई ने भारत को 6 मिलियन बैरल तेल आपूर्ति की। अगली खबर है, आरबीआई ने गैर सहकारी देशों, ये थोड़ी सी गलतियां हो गई है, गैर सहकारी देशों में निवेश करने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय निकायों को किसी गैर सहकारी देश में निवेश करने पर रोक लगा दिया है। इन देशों की पहचान फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।
इस रोक का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला पर रोक लगाने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। रिजर्व बैंक का यह आदेश फेमा कानून के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। फेमा कानून के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हीं पर यह आदेश निर्धारित है। ये फेमा कानून क्या है? फेमा कानून अर्थात फेमा कानून का निर्धारित विदेशों से जो धन आता है, निवेश आता है, उसको नियंत्रित करने के लिए और विदेशों में निवेश करने को नियंत्रण करने के लिए ये कानून लाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? यह 1989 में यह 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल नीति निर्धारक संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य लक्ष्य हवाला कारोबार और आतंकवाद के आर्थिक ढांचे पर रोक लगाना है। प्रारंभ में 2001 तक यह विकासशील देशों के हवाला कारोबार को रोकने का कार्य कर रही थी, लेकिन 2001 में इसके उद्देश्यों में विस्तार कर आतंकवाद के आर्थिक पहुंच को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि 2001 तक यह केवल हवाला कारोबार पर रोक लगाना ही इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था, मगर 2001 में इसके लक्ष्यों में यह भी शामिल कर लिया गया कि आतंकवादी गतिविधियों की जो आर्थिक स्वरूप है, उसका जो आर्थिक ढांचा है, उससे उस पर भी रोक लगाई जाए और उसे भी इसके लक्ष्यों में शामिल कर दिया गया। इस वर्तमान में इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन और 33 देश शामिल हैं। भारत को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 89वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी की गई, जिसका मुख्य ख्याल बर्लिन जर्मनी में है। इस रैंकिंग को विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का आकलन कर निकाला जाता है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड को प्रथम एवं डेनमार्क को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। सोमालिया इस रैंकिंग के अनुसार सबसे भ्रष्ट राष्ट्र है। इंडिया, चाइना, ब्राजील को सम्मिलित रूप से 40 अंक प्राप्त हुए। वैश्विक अनुपात 83 अंक का है। भारत की पिछले वर्ष की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। इस बार भारत के भार का अर्थात जो से अंक प्राप्त हुए हैं उसका निष्कर्ष है असमानता के साथ विकास। बांग्लादेश को 27 एवं नेपाल को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये दोनों पड़ोसी देश हैं भारत के। जापान ने सफलतापूर्वक पहला सैन्य संपर्क उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम किरेमाकी द्वितीय है। किरेमाकी द्वितीय। यह उपग्रह तानेगाशिमा खगोल क्षेत्र, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। किरेमाकी का निर्माण जापान की वर्तमान संचार व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है, क्योंकि जापान के सामने वर्तमान रूप से चीन की बढ़ती आक्रामक नीति एवं उत्तरी कोरिया के द्वारा मिसाइल परीक्षण एक चुनौती बनी हुई है। यह उपग्रह 3 उपग्रहों के समूह में पहला उपग्रह है जिसे कि जापान की सैन्य व्यवस्था इस्तेमाल करेगी। अर्थात 3 उपग्रह छोड़े जाएंगे इस पूरी किरेमाकी श्रृंखला में, और ये पहला उपग्रह है। भले इसका नाम द्वितीय है, लेकिन ये पहला उपग्रह है, और इसके अलावा 2 उपग्रह और छोड़े जाएंगे इस किरेमाकी श्रृंखला में। यह जापान में प्राकृतिक आपदा परिस्थिति में जापान को त्वरित कार्रवाई में भी सहायता करेगा। जापान में प्राय भूगोल आदि प्राकृतिक आपदा आती रहती हैं, तो इसमें यह उपग्रह तुरंत उनका पता जल्दी से जल्दी उनका पता लगाकर उनमें कार्रवाई करने में जापान को क्षमता प्रदान करेगा। इसका इस्तेमाल जापानी सैन्य कार्रवाई एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं के कार्य में भी किया जा सकेगा, जिससे कि जापान अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर सके। आज के अगले करंट अफेयर्स हम लोग कल मिलेंगे, और कृपया इस चैनल को लाइक करें और बताएं कि आपको कैसा लगा।